नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन बिहार, हालांकि इससे एक दो प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसे सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं प्राचीन बिहार से, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं और इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा खुरपी शामिल है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार के किस भाग से पुरा पाषाणी कालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष मुख्यतः गया के आपको जेठियन एवं पैमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध, भागलपुर के राजपोखर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी में प्राग ऐतिहासिक मानव के चट्टानी आवास पर 2 साक्ष्य भी मिले हैं, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो है मध्य पाषाणी काल। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिला में छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। नेक्स्ट है नवपाषाणी काल। इससे ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे हम लोग VVI लगा ले। इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख हैं, जो कि चिरांद सारण से मिले हैं, मनेर पटना से, चेचर एवं आपको कुतुबपुर वैशाली से, ताराडे गया से और सोनुवार रोहतास में मिले हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि नवपाषाण कालीन औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है चिरांद, मनेर, चेचर, ताराडी, सोनुवार से जो है नवपाषाणी कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। इसमें चिरांद हड्डी के उपकरण के लिए पूरे देश में विख्यात है। बिहार के चिरांद से जो हड्डी के औजार मिले हैं, उसमें हिरन के सींग से प्राप्त हुए औजार सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। अगला जो है ताम्रपाषाण काल। इस काल के साक्ष्य चिरांद, सोनपुर, मनेर, चेचर, राजगीर तथा ओरियम भागलपुर से मिले हैं। इसमें जो है काले एवं लाल मृदभांड, जिसे हम लोग मिट्टी के बर्तन के रूप में जानते हैं, प्रमुख हैं, जो सामान्यतः 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 900 ईस्वी पूर्व तक माने जाते हैं। अगला जो काल है वो है साथियों लौह काल। साथियों वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा, आपको एक तरफ से बताते हुए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली इससे आप अच्छा स्कोर करेंगे। लौह काल की बात करें, इस काल को आपको पता है उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस दौरान जो है मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिले हैं। एक बात और याद रखेंगे कि इस काल के अंतर्गत लोहा का जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता था वो औजार बनाने के लिए किया जाता है। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काली चमकीले मृदभांड से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर एवं चिरांद से मिले हैं। बक्सर एवं चिरांद, मनेर, इससे ही सवाल पूछे जाते हैं। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था। साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी आपको इस काल से हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि नगरीकरण की शुरुआत किस काल से हुई थी, तो लौह काल से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैदिक युग। इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विदेह, जो वर्तमान में तिरहुत का क्षेत्र है, के जनक को सम्राट बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेह माधव एवं उनके पुरोहित गौतम राहुकन एवं सदानीरा के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। तो पूछा जाता है कि सदानीरा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखेंगे गंडक नदी को। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तारकर्ता माना जाता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में ही शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उसकी पत्नी मैत्री रहा करती थी। ऋग्वेद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा ले इस प्रश्न को। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कीकर शब्द का। जबकि प्रेमगंध को जो है इसका शासक बताया गया है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचित आपका रामायण है, इसके अंतर्गत वर्तमान बक्सर क्षेत्र के लिए मलद एवं करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को राक्षसी ताडिका का वास क्षेत्र भी बताया गया है। वायु पुराण तथा पद्म पुराण में याद रखेंगे राजगिरी, गया तथा पुनपुन को जो है पवित्र स्थान बताया गया है। हालांकि कुछ क्षेत्र में असुरों का राज होने का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अगला जो काल है वो है महाजनपद काल। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 16 महाजनपद में 3 महाजनपद है, तो तीनों महाजनपद को हम लोग इस वीडियो में ही कवर करेंगे। सबसे पहला याद रखेंगे कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व के समय को ही हम लोग महाजनपद काल के रूप में जानते हैं। और बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद की चर्चा है, जिसमें 3 महाजनपद जो है आपको बिहार में स्थित है, मगध, वज्जी और अंग। याद रखेंगे 3 जो महाजनपद है वो बिहार में स्थित है। बात करें सबसे पहले हम लोग अंग की, तो सर्वप्रथम अथर्ववेद में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने की है। इसके अंतर्गत अंग के लिए वांग, कलिंग के लिए पुंड्रू आदि उपनाम का प्रयोग किया गया है। यह वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में विस्तृत है। मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो याद रखेंगे मालिनी। और कालांतर में जो वर्तमान में इसकी राजधानी है वो है चंपा थी।
नेक्स्ट है चंपा को हेनस्वांग ने चेन्नापो कहा है, याद रखेंगे चेन्नापो कहा है चंपा को। इस राज्य का पहला आर्य राजा तितुक्षी था, जबकि अंतिम आर्य राजा कर्ण को माना जाता है। किस राज्य का? अंग का। नेक्स्ट है कि अंग राज्य के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण करके इसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है बज्जी। महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण के क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक फैली हुई है और आपको बता दें इसकी राजधानी वैशाली थी। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ के शासक जो है क्षत्रिय हुआ करते थे। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राज सप्तोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मगध के राजा अजातशत्रु के साथ हुआ था। मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा प्रश्न साथियों इससे ही पूछे जाते हैं। मगध साम्राज्य का जो पहला वंश है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? बिंबिसार। इसने सबसे पहले जो है अस्थाई सेना रखा और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? राजगिरी को बनाया। इसी के दरबार में राजगीर के वास्तुकार महागोविंद भी रहा करते थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले अस्थाई सेना किसने रखा, तो याद रखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने रखा। इसे जो है श्रेणिक सेना रखने वाला भी कहा गया। इसने अपनी स्थिति वैवाहिक संबंधों से मजबूत की। इसी के दरबार में जो है जीवक राजवैद्य रहा करते थे। अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर शासक बना था। अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। इसी के समय गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु भी हुई थी। और इसके बाद जो शासक बना उदयन, इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की तथा राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र को बनाया। तो याद रखेंगे बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र आपका अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आपका उदयन। ये 3 क्रम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला कि शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। इसने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन ने अपनी राजधानी, याद रखना है, राजगीर से पाटलिपुत्र को बनाया और कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस प्रकार से सवाल पूछे उस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला जो वंश है वो है आपका नंद वंश। महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। इसने नंदीवर्धन जो कि आपके शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या कर इस वंश का शासक बना और इसने कलिंग विजय किया। एग्जाम में पूछा जाता है किस शासक ने सबसे पहले कलिंग विजय किया, तो याद रखेंगे महापद्मनंद ने। घनानंद जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक और अंतिम शासक था। इसका जो मुख्य सेनापति था वो भद्रसार था। सिकंदर इसके समकालीन था। सिकंदर के आक्रमण के समय जो है नंद वंश का शासन था और घनानंद तभी शासक हुआ करता था। सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व में। तो ये सभी तथ्य आपको मगध से संबंधित याद रखना है। अगला जो वंश है वो है मौर्य वंश। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके इस कार्य में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने इसका सहयोग किया था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा श्लोकों की संख्या लगभग 4000 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया था। दोनों के बीच उसके बाद संधि हुई, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को जो है काबुल, कंदार, हेरात, मकरान का क्षेत्र दिया और यूनानी राजकुमारी से विवाह किया। यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसके बाद याद रखना है कि सेल्यूकस ने एक राजदूत है मेगास्थनीज, उसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की है। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी भी मिलती है। पाटलिपुत्र को इसने पोलीबोथरा कहा था, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त के प्रशासन के बारे में पूर्ण विवरण जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्याय और 8 तीर्थ की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया। वहीं पे इसने उपवास कर शरीर त्याग दिया, जिसे हम लोग संलेखन विधि भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के पास कुम्हार में मिलता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे खोजने का श्रेय किसे जाता है? स्पूनर को जाता है। यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहता था। क्या कहता था? सेंड्रोकोटस। नेक्स्ट जो इस वंश का अगला शासक था वो था बिंदुसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और इसका अन्य नाम अमित्रोचेदस, अमित्रघात था। एंटीयोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस था जो सीरिया का था, इसके दरबार में आया।
बिंदुसार एंटियोकस प्रथम से मीठा शराब, सूखे अंजीर और एक ज्ञानी व्यक्ति की मांग की थी, लेकिन जो है इसे ज्ञानी व्यक्ति नहीं दिया गया। कहा गया कि जो है ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, उसे जो है सिर्फ मीठा शराब और सूखा अंजीर ही भेजा गया था। यूनानी शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को नियुक्त किया था। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंध पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता रहते थे। इसके समय जो है तक्षशिला में विद्रोह भी हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो है अशोक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो अन्य नाम था देवनाम, प्रिय, प्रियदर्शी, इनके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने 99 भाई को मारकर जो है सत्ता हासिल की थी। उत्तराधिकारी के संघर्ष में मंत्री राधागुप्त ने अशोक की सहायता की थी। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय अशोक के द्वारा किया गया। इसके प्रचार के लिए महाधम्मात्र की नियुक्ति की गई। मास्की अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, तो याद रखेंगे मास्की। भाब्रू अभिलेख में उसे मगध का राजा कहा गया है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में एक अभिलेख के पढ़ने के बाद अशोक के शासनकाल के बारे में पता चलता है। अशोक की 3 पत्नियां थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कारुवाकी, याद रखेंगे कारुवाकी। इलाहाबाद स्तंभ लेख के द्वारा माना गया है कि तीवर की माता जो थी वो कारुवाकी थी। अशोक की पुत्री संघमित्रा चारुमती थी। राजतरंगिणी के अनुसार जो है अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना भी की थी। ये साथियों प्राचीन बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आपको बता दिए। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार को कंप्लीट करेंगे। फाइनल रिवीजन है साथियों, एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। और नोट्स साथियों, ये नोट्स ही हैं, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी को शामिल किया गया है। तो नोट्स लेने के लिए डिस्प्ले पे आपके अभी शो हो रहा होगा, कैसे लेना है तो ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।